नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 4 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत खास सूचना है कि मैंने क्या किया है, दिसंबर का फुल मंथली करंट अफेयर्स का एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। उसमें टॉप 100 दिसंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करंट अफेयर पे कवर किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रहा हूं, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी दोस्तों। और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ शुरू हुई तटीय और जलचर पक्षियों की जनगणना। अभी देखिए, जो तटीय और जलचर पक्षी हैं इनको हम कोस्टल और वेडर्स बर्ड बोलते हैं। कोस्टल और वेडर्स बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो कि कुछ ऐसे पक्षी जिनके पैर लंबे लंबे होते हैं और ये हमेशा अपना जो भोजन होता है उसको कहाँ पे तलाशते रहते हैं, तो पानी में तलाशते रहते हैं। ऐसे पक्षियों के अगर उदाहरण देखें तो इसमें सारस होता है, बगुला होता है, स्पूनबिल होता है, आइबिस होता है। तो इन्हीं पक्षियों को क्या बोला जाता है, वेडर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में या जल वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो इसीलिए इनको वेडर्स या जलचर कह रहे हैं। तो अब भारत में पहली बार इन पक्षियों को ध्यान में रखते हुए या इन पक्षियों की जनगणना कराई जा रही है। कौन सा स्टेट करा रहा है, तो बिल्कुल आपको नाम याद रखना है, गुजरात। अब देखिए, गुजरात में पूरी की पूरी जो काउंटिंग हो रही है इन पक्षियों की वो कितने से कितने तारीख के बीच में होगी, तो जनवरी 3 से लेकर जनवरी 5 के बीच, यानी कि 3 दिनों तक ये पूरा का पूरा सेंसस चलेगा। और ये कहां पर गुजरात के स्पेशल एरिया में होने जा रहा है, तो जामनगर में, जहां पर भारत का मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी ये दोनों स्थित हैं। तो इन्हीं दोनों जगहों पर इंडिया का ये पहली बार इस तरह का अपने आप में जो सेंसस काउंटिंग है वो होने जा रही है। साथ में और भी जगहों पर काउंटिंग की जाएगी, लेकिन मेन जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पे संपन्न होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पूरी की पूरी जो काउंटिंग है यानी कि जनगणना है ये किस संस्था के द्वारा कराई जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गुजरात का वो, और साथ ही वहीं की एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या करेंगे, इस बार इस भारत में पहली बार क्या करने जा रहे हैं, जो तटीय और जलचर पक्षी हैं उनकी जनगणना करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस तरह की सेंसस इंडिया में पहली बार कहां हुई है, बिल्कुल आपको एकदम नोट कर लेना है। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025। अब देखिए, रिसेंटली हुआ क्या, जनवरी 2025 में भारत सरकार की जो स्पोर्ट और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 के लिए अनाउंस किए हैं। तो ये जो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं इसका अनाउंसमेंट तो कर दिया गया मंत्रालय के द्वारा, लेकिन ये पूरा का पूरा अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अभी 17 जनवरी को होगा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनके राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो अभी तो अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई है, लेकिन विनर्स की लिस्ट आ गई है। तो अब उस विनर्स की लिस्ट में कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिनमें भारत में खेलों के संबंध में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इस बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो ये नाम याद रखना है, 4 खिलाड़ियों को। और उन 4 खिलाड़ियों में कौन सा एक नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हमारे इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, इनको यहाँ पर अब तो बड़ा नाम है दोस्तों, तो इनको इस बार का जो है कि खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 3 नाम और कौन से हैं, तो मनु भाकर जो कि इस बार के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत कर आई थी, साथ ही डी गुकेश दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है और ये मात्र 18 साल का एक लड़का है जो पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज का चैंपियन बना है। 12 साल की उम्र में ही अपनी इच्छा शक्ति बता दी थी कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनूंगा। और फाइनली देखिए दोस्तों, इस लड़के ने 18 साल की उम्र में इस साल ये कारनामा भी कर दिया। तो इस बार इनको भी यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। और यहाँ पे जो चौथा नाम है वो है प्रवीण कुमार का, एक पैरा एथलीट है। और यहाँ पे पहला नाम तो मैंने बता ही दिया था, हरमनप्रीत सिंह दोस्तों।
अब देखिए जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी और जो सबसे बड़ी होती है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होता है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड होते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, तो बहुत सारे और भी अवार्ड होते हैं। तो वो मैं सारा अवार्ड क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो आपको 5-7 मिनट का बना दूंगा, जिस पर मैं पूरा का पूरा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो इस बार का है 2024 वाला उसको कवर कर दूंगा। तो उस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इस अवार्ड का नाम चेंज किया। जैसे कि जो आज के डेट में इस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोला जा रहा है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको क्या किया, 2021 में बदल दिया और हॉकी के जो विजडम बोले जाते हैं या फिर कह लो कि जो हॉकी के मैजिशियन जादूगर बोले जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर इस पुरस्कार को रख दिया। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच लोकेशन इन मणिपुर हैज द फेंसिंग अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर बीन कंप्लीटेड इन जनवरी 2025। अब देखिए जनवरी 2025 में मणिपुर के किस स्थान पर भारत म्यांमार की सीमा पर जो बाड़ लगाने का काम हो रहा है वो लगभग 9 किलोमीटर तक पूरा हो गया है। तो उस जगह का नाम आपको याद रखना है, मोरे है। अब इंडिया और म्यांमार की ये जो सीमा है इस पर ये फेंसिंग यानी कि कटीले तारों की ये जो जाली है क्यों लगाई जा रही है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इंडिया और म्यांमार की जो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, 1643 किलोमीटर। इस इतनी लंबी सीमा पर आसाम राइफल्स के जो पैरामिलिट्रीज होते हैं वो सुरक्षा देते हैं। लेकिन भारत सरकार ने 2018 में एक कॉन्सेप्ट लाया जिसको क्या बोला गया था, फ्री बॉर्डर रिजीम। दोस्तों ये जो फ्री बॉर्डर रिजीम होता है इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त सीमा आवाजाही। इस सुविधा के तहत भारत और म्यांमार ने आपस में एक समझौता किया कि दोनों अपने अपने देश की टेरिटरी में 16 किलोमीटर के अंदर तक का एक फ्री बॉर्डर रिजीम बनाएंगे, जिसमें जैसे कि इंडिया के लोग क्या करेंगे, म्यांमार में 16 किलोमीटर तक मुक्त रूप से जा सकेंगे और वैसे इंडिया में म्यांमार के लोग क्या करेंगे, 16 किलोमीटर तक आ सकेंगे। लेकिन इस सुविधा का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। इस रास्ते से या फिर कह लो इस सुविधा के माध्यम से भारत में अवैध रूप से जो बहुत सारे ड्रग्स वगैरह, साथ ही हथियार, आतंकवाद, मतलब बहुत सारी समस्याएं इंडिया में घुसने लगी। तो रिसेंटली क्या हुआ, फरवरी 2024 में भारत सरकार ने इस सुविधा को खत्म कर दिया और अनाउंस किया कि हम इंडिया और म्यांमार की जो सीमा है इस पर फेंसिंग करेंगे यानी कि बाड़ लगाएंगे। और उसी दिशा में यहाँ पे कितने किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, 9 किलोमीटर का। दोस्तों बिल्कुल याद रखना है उस पर्टिकुलर जगह का क्या नाम है, एक बार फिर से याद रखना है, जो मणिपुर में जगह है मोरे। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लेना कि इंडिया और म्यांमार की जो ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है 1643 किलोमीटर, इस पर इंडिया के कौन कौन से स्टेट लोकेट करते हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बुक रिसेंटली लॉन्च हुई है नई दिल्ली में। इस बुक का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनली जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड पर बेस्ड इस पुस्तक है, इस पुस्तक को नई दिल्ली में किसने विमोचित किया या फिर इनॉग्रेट किया। नाम याद रखना है, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने। देखिए यहाँ पे अमित शाह जी इस पुस्तक को क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। और पूरी की पूरी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है, इस सेरेमनी के दौरान बड़े बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित थे। एक तो बड़ा नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा नाम है दोस्तों। अब देखिए ये है कौन, तो एक बार याद रखिएगा, चेयरमैन है ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। और ये जो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर हैं, ये इस किताब के, जिस किताब को यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, उसके चीफ एडिटर हैं दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रिसेंटली इस किताब को किसने लॉन्च किया, हमारे होम मिनिस्टर साहब। इस किताब के एडिटर कौन है, ये नाम याद रखना है। साथ ही ये किताब किसके बारे में लिखी गई है, तो देखिए इस
किताब में स्पेशली बात क्या की गई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है उसको बताया गया है, साथ ही भारत के साथ जो उसका संबंध है, जैसे कि लोगों के अंदर गलत धारणा होती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन अलग हो जाएगा, तो इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, क्रॉस किया गया है कि नहीं, भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है जम्मू कश्मीर, जो हमेशा इसके साथ था, है और रहेगा। दोस्तों अब देखिए, भारत में इस पुस्तक को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इस पब्लिकेशन का नाम याद रखना है, नेशनल बुक ट्रस्ट। अब जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री आप समझ लो। रिसेंटली क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल आर्टिकल थी, जिसको आर्टिकल 370 बोला जाता था, वो इन्फोर्स थी, उसको यहां से रिमूव कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो सब खत्म हो गया और इसको विशेष राज्य की श्रेणी से हटाकर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग रूप से बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बना। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। दोस्तों आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स के इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद दोस्तों।